नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड कक्षा में भूगोल विषय में मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांतों की हम बात कर रहे हैं और इसमें हंटिंगटन के विचारों का विशेष रूप से आज हम अध्ययन करेंगे। हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के प्रारंभिक अध्ययन से ही यह स्पष्ट कर दिया है कि भौतिक दशाएं मानव क्रियाओं पर अपना प्रभाव डालती हैं और मानव स्वयं भी अपने आप को वातावरण से संबंधित करने के लिए इन दशाओं पर अपना प्रभाव डालता है। भौगोलिक तथ्य एवं मानव अभिव्यंजना में पारस्परिक संबंध होता है। इसका निरूपण उन्होंने एक चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके अध्ययन से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं। भौतिक वातावरण के सभी तथ्य एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, अतः किसी भी एक तथ्य को व्यक्तिगत रूप से नहीं वरन अन्य सभी साक्ष्यों या तथ्यों के साथ ही समझा जाना चाहिए, अन्यथा अध्ययन का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे जीन ब्रून्स ने बताया कि सभी एक तथ्य का विशेष रूप से अध्ययन ना करें, सभी उसके तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। यदि एक तथ्य के आसपास या जिससे वह संबंधित होता है उन तथ्यों का भी अध्ययन करेंगे, तभी उस तथ्य का अध्ययन पूर्ण होगा। भौतिक वातावरण सीधे रूप में मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। जैसा जीन ब्रून्स ने भी इसी बात को उन्होंने जोर दिया कि वह तथ्य किस वातावरण में पाया जा रहा है, उस वातावरण का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से पशु मानव दोनों को भी प्रभावित करता है। वातावरण, पशु और वनस्पति का प्रभाव मानव पर पड़ता है, किंतु ये दोनों तथ्य स्वयं प्रकृति पर निर्भर करते हैं। मानव निष्क्रिय न होकर क्रियाशील प्राणी है, जो अपने क्रियाकलापों द्वारा भौतिक वातावरण, पशु और वनस्पति पर विजय प्राप्त करता है। प्रकृति और मानव एक दूसरे से गति संतुलन में बंधे हुए हैं। समाजशास्त्री, भारतीय समाजशास्त्री डॉक्टर मुखर्जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मानव और वातावरण दोनों मिलकर ही संतुलन स्थापित करते हैं। इस विचारधारा को डॉक्टर मुखर्जी ने इन शब्दों में व्यक्त किया कि मानव समुदाय प्रकृति के साथ एक स्थायी संतुलन में बंधा हुआ है। यह न केवल वातावरण, आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, ऊंचाई इत्यादि से एक संतुलन में बंधा है, वरन वह इनके अपरोक्ष प्रभावों से भी बंधा हुआ है। प्राणी जगत से इसका संबंध विविधता से गुथा हुआ होता है। जो पौधे मनुष्य उगाता है, जो पशु पालता है और जो कीड़े वहाँ पर मिलते हैं, ये सभी उस प्रदेश के वासी होते हैं। अब वास्तविकता क्या है? ऊपर हमने प्रसिद्ध भूगोल शास्त्रियों हंटिंगटन, इनके सभी के मतों का हमने हंटिंगटन, जीन ब्रून्स, ब्लास, इनके मतों का हमने विवेचन किया, जिनसे स्पष्ट होता है कि मानव और प्रकृति दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और स्वयं भी प्रभावित होते हैं। इस कथन की सत्यता कुछ उदाहरणों से पुष्ट होती है कि वनस्पति और पशु भूगोल के तथ्यों से भौगोलिक तथ्यों के पारस्परिक संबंधों को समझने में बड़ी सुविधा होती है। इन तथ्यों में जलवायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य होता है, क्योंकि यह वनस्पति, पशु
जल, पृथ्वी और क्रियाशील मानव सभी को प्रभावित करता है। जलवायु के द्वारा सभी पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले तथ्य प्रभावित रहते हैं। डॉक्टर वर्धन जलवायु और वनस्पति के बीच उपस्थित संबंध का अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मिट्टी, तापमान और आर्द्रता सभी सम्मिलित रूप से वनस्पति पर प्रभाव डालते हैं। वनस्पति जब उगती है तो वहाँ की मिट्टी कैसी है इस बात पर निर्भर करती है। वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है इस बात पर निर्भर करता है। जलवायु के अनुरूप ही वहाँ पर पेड़ पौधे और वनस्पति अंकुरित होती है और बड़ी होती है, विकसित होती है। और तापमान और आर्द्रता वहाँ पर किस प्रकार का पाया जा रहा है उसी प्रकार की वहाँ पर वनस्पति पाई जाएगी। अक्षांशीय विस्तार और जलवायु में परिवर्तन का प्रभाव वनस्पति पर स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में सदाबहार वन मिलते हैं जैसे, इसी प्रकार जिनकी शाखाएं सघन और वृक्ष लंबे होते हैं। सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए वृक्षों में जैसे एक होड़-सी लगी रहती है। इसके विपरीत मरुस्थलों में आर्द्रता का अभाव में वनस्पति मुख्यतः छोटी और कटीली रूप में होती है। मानसूनी प्रदेशों में शुष्क ऋतु में वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं, जबकि शीतोष्ण प्रदेशों में वहाँ वर्षा शीतकाल में होती है। वहाँ तेज गर्मी से बचने के लिए वनस्पति में अनेक विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। वृक्ष कांटेदार, टेढ़े मेढ़े, लंबी जड़ों और मोटे तनों और छाल वाले बन जाते हैं। इसी प्रकार कम वर्षा वाले क्षेत्रों में केवल घास ही पैदा होती है। वातावरण में परिवर्तन होने से अथवा उसके द्वारा प्रभावित होने से ही वनस्पति का रूप और आकार, ऊंचाई, पत्तियां, पेड़ पौधे आदि बदलते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होगा कि वनस्पति और भौतिक वातावरण में एक गहरा संबंध पाया जाता है। इस प्रकार का घनिष्ठ संबंध पशु जीवन और जलवायु तथा वनस्पति में भी पाया जाता है। अंतर केवल इतना ही है कि पशु केवल प्राणी होते हैं होने के कारण पेड़ पौधों की अपेक्षा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। ये वातावरण द्वारा कैद नहीं होते, किंतु जिन क्षेत्रों में विशेष में ये रहते हैं उसकी छाप उन पर अवश्य हमें दिखाई देती है। प्रकृति के युद्ध ने पशु संगठन के विकास में भी बड़ा बदलाव या महत्वपूर्ण परिवर्तन में योगदान दिया है। इसी प्रकार से कुछ पशु हिंसक और दूसरे अहिंसक बन जाते हैं। हिंसक पशु अन्य पशुओं के मांस पर जीवित रहते हैं। अपना शिकार प्राप्त करने के लिए प्रकृति ने इन्हें तेज नाखून, लंबे पंजे, तीखे दांत, अद्वितीय स्फूर्ति और शक्ति और तीक्ष्ण दृष्टि इनको दी है। जबकि अहिंसक जो पशु होते हैं उनमें नम्र प्रवृत्ति, तेज दौड़ने वाली क्षमता, सामूहिक जीवन व्यतीत करने वाले और सतर्क रहने वालों बनाया है, जिस प्रकार से जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। ये घास या अनाज पर निर्भर रहते हैं। वातावरण के अनुसार ही विभिन्न जातियों के पशु मिलते हैं, क्योंकि वनस्पति से इनका घनिष्ठ संबंध होता है। विषुवत रेखीय सघन वनों में उछल कूद कर सकने वाले अथवा वृक्षों पर रहने वाले पशुओं की अधिकता पाई जाती है, जैसे बंदर, हाथी आदि। घास के मैदानों में अधिकता पाई जाती है। हिरण, जेब्रा, शुतुरमुर्ग, गीदड़ गर्म मरुस्थलों में, ऊंट टुंड्रा प्रदेश में, रेनडियर और
शीतोष्ण वनों में समूर पशु, समूरदार यानी कि वो फर वाले पशु मिलते हैं, जबकि कृषि प्रधान या छोटी घास वाले मैदानों में चौपाए पशु पाए जाते हैं, भेड़ बकरियां पाई जाती हैं और घोड़े आदि भी मिलते हैं। पौधे और पशु समूह एक ही क्रियात्मक यंत्र के पारस्परिक अंग होते हैं। इनमें से कुछ के संबंध पारस्परिक होते हैं और कुछ के संबंध स्वतंत्र होते हैं, किंतु शरीर रचना की दृष्टि से विभिन्न आवासों में इनमें परिवर्तन हो जाता है और बहुत समय उपरांत वह अपने आवासों में भी परिवर्तन उत्पन्न कर लेते हैं। भौतिक वातावरण के साथ साथ मानव की सांस्कृतिक प्रगति का प्रभाव भी वहाँ की वनस्पति और पशु समुदाय पर पड़ता है। जहाँ कहीं कृषि की जाती है वहाँ पशु अपना स्वभाव बदल लेते हैं। वृक्षों के प्रसार में भी पशु पक्षियों का हाथ होता है, क्योंकि वे वनस्पति के बीजों को इधर उधर पहुँचाया करते हैं। कृषि करने के लिए कुछ वृक्षों को समूल नष्ट कर दिया जाता है। शिकारी अनेक प्राचीन पशुओं का शिकार कर उनकी संख्या घटा देते हैं। इसके विपरीत मानव ने कुछ पशुओं और वृक्षों को पालतू भी बनाया हुआ है, किंतु वह श्रम इससे इतना अधिक प्रभावित नहीं हुआ है जितना कि उसको प्रभावित किया है। मानव के बसाव, केंद्रीकरण आदि का वातावरण का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिल जाता है। सूर्य प्रकाश, शुद्ध मीठा जल, वायु और भोजन और आवास को प्रभावित करते हैं। इन्हीं पर उसके भोज्य पदार्थ निर्भर करते हैं। यह प्राप्ति वनस्पति अथवा पशुओं में होती है। सुंदर और स्वास्थ्यवर्धक जलवायु में ही मानव बसता है। बड़े नगर सामान्यतः जल, खनिज पदार्थ, कृषि और यातायात की सुविधा और उत्तम जलवायु वाले क्षेत्रों में ही मिलते हैं, जबकि पर्वत, पठार और तीव्र ढाल वाले क्षेत्र मानव समुदाय के लिए सदैव से ही अनुपयुक्त रहते हैं। आधुनिक काल में खनिज पदार्थों की उपलब्धता, आमोद प्रमोद, व्यापार धंधों की सुविधा के कारण अधिकतर मानव नगरों में ही निवास करते हैं। जनसंख्या के घने या बिखरे होने का मानव पर प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रीय जनसंख्या में मानव में परस्पर सहयोग, सामीप्य और निर्भरता की भावना उत्पन्न होती है, जबकि सघन क्षेत्रों में खाद्यान्नों के अभाव आदि के कारण मानव स्थानांतरित कर लेते हैं।